हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखो, आज मैं एक छोटी सी क्लास लेके आई हूँ आपके लिए एनसीएफ की और फोबिया की। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें एनसीएफ बुक में से समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने उसी को जो बुकिश नॉलेज बुकिश लैंग्वेज है आपकी, उसी को थोड़ा सा मैंने कन्वर्ट अपने अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, एक तो आज मैंने फोबिया का टॉपिक लिया है, एक एनसीएफ का टॉपिक लिया है। फोबिया में से भी कई बार आपके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एनसीएफ से भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने आज छोटे छोटे दो टॉपिक लिए हैं। ऐसे ही मैं एक और क्लास लेके आऊंगी जो होगी आरटीआई वगैरह से, आरटीई राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है। वो आपको जो लैंग्वेज बुकिश समझ नहीं आती, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बोर्ड पे लिखवा के जरूर समझा दूंगी, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ वो अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना कोशिश मेरे साथ साथ समझने की, लेकिन लिख बाद में लेना, ताकि जब मैं बोलूं तो क्या समझाना चाह रही हूँ, जो बच्चों को एनसीएफ समझ नहीं आ रहा वो आपको समझ आ सके, और बाद में एक बार क्लास को दोबारा से लगा के लिख लेना। ठीक है, अब देखो फोबिया कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हो, एनसीएफ में क्या क्या बताया, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो दोनों चीजें इस क्लास में देखो। आप क्लास रहेगी छोटी सी, ऐसे ही एक और क्लास ले आऊंगी मैं एजुकेशन पॉलिसी वाली, वो भी छोटी सी लेके आऊंगी। देखो, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। आपके एग्जाम में पूछ लेंगे, कोई भी एक फोबिया दे दिया, पायरोफोबिया दे दिया, निक्टोफोबिया दे दिया, कोई भी फोबिया दे दिया और उससे पूछ लिया कि इसका मतलब क्या होता है। जितने पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, बोर्ड हमेशा रिपीट ही करता है, और जितने फोबिया से क्वेश्चन बन सकते हो मैंने सारे उठा रखे हैं। देखो, जू फोबिया, जू पता है आपको, फोबिया का मतलब डर होता है, और जू आपको पता होगा, हम जू में घूमने जाते हैं, है ना। तो पशुओं से डर होता है ना, जू मतलब पशु वगैरह हो गए, और फोबिया डर, तो पशुओं से डर, जू फोबिया क्या हुआ, पशुओं से डर। ठीक है, जू फोबिया क्या हुआ, पशुओं से डर। एक्रोफोबिया, जब हम हाइट पे जाते हैं, बहुत लोगों को जब हाइट पे जा रहे होते हैं तो उनको डर लगता है, जो उनको वो डर लग रहा होता है उसको हम इस भाषा में, इंग्लिश भाषा में लगा लो या साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, एक्रो मीन्स हाइट। जिन लोगों को हाइट पे जाने से प्रॉब्लम हुई उनको हम बोल सकते हैं क्या, इनको एक्रोफोबिया है। तो क्या हुआ, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। अच्छा, फिर देखो लोगोफोबिया। हम बहुत बार साइंस वगैरह में या मैथ्स में लोगो वगैरह के क्या निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालते हैं, लोग इतना, लोग 2, लोग 1.52, जो भी है, ऐसे लोग वगैरह के निकालते हैं ना, न्यूमेरिकल्स हो गया, फिजिक्स में भी निकालते हैं, मैथ्स में भी निकालते हैं। तो आपको याद रखना वो किस में निकालते हैं, वो हम अपनी स्टडी में निकालते हैं, सब्जेक्ट्स में निकालते हैं। तो स्टडी, पढ़ाई, तो लोग मतलब हमने किस में पढ़ा था, लोग वगैरह पढ़ते हैं मैथ्स फिजिक्स में, तो हम स्टडी में पढ़ रहे होते हैं ना, इसीलिए पढ़ाई से डर होगा उसको बोलेंगे हम लोगोफोबिया। क्या बोलेंगे, लोगोफोबिया। उम्मीद है मेरा जो पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। देखो, फोबिया मतलब डर, जो मतलब पशु, फोबिया मतलब डर, एक्रो मीन्स हाइट। आपको क्लास में याद करा दूंगी मैं, ध्यान से बस सुनते चलना। फोबिया मीन्स डर, लोगो मतलब स्टडी, तो पढ़ाई से डर क्या हो गया, लोगोफोबिया। होमोफोबिया, फोबिया मीन्स डर, और होमो का मतलब हमेशा सेम होता है, किसी भी, कभी भी, किसी भी रूट वर्ड में आ जाए होमो, इसका मतलब होता है क्या, सेम चीज। तो होमोफोबिया मतलब समलैंगिकता। जब आप मेल हो और आप मेल से ही आपको डर लगे, मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोफोबिया। सेम सेक्स से डर लगता है ना, उसको क्या बोला गया, समलैंगिकता, होमोफोबिया मतलब डर। ओक्लोफोबिया, ऐसे याद कर लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ओक्लो मतलब अकेला, ठीक है, तो और फोबिया मतलब डर। तो और यहाँ पे क्या हो गई, भीड़, तो भीड़ से डर, अकेला और भीड़ दो ही चीज होती है ना, एक अकेला होता है या भीड़ होती है, तो ऐसे याद कर लियो। ओक्लो का मतलब अकेला होता है, ऐसे ही ओक्लो का मतलब रिलेट किससे करोगे, अकेला या भीड़, इंसानों से रिलेट कर रहे हो, तो फोबिया मीन्स डर। तो ओक्लोफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर। क्या होता है, भीड़ से डर। देखो, फिर जीनोफोबिया, जीनो का मतलब होता है विदेशी, फोबिया मतलब डर, जीनोफोबिया का मतलब हुआ विदेशियों से डर। जब आपको विदेशियों से डर लगता है, हम उसको बोल सकते हैं कि इसको क्या है, इसको है जीनोफोबिया। क्या है, जीनोफोबिया। फिर है हवा से डर, एरो, एयर, एयर मतलब हवा, ऐसे ही ये रूट वर्ड है एरो, और फोबिया मतलब डर। जब किसी को हवा से डर लगता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते हैं तब डर लगता है, वो अंदर घुस जाते हैं, तो उनको क्या दिक्कत होती है, उन्हें होती है एरोफोबिया। क्या दिक्कत होती है, उनको होती है एरोफोबिया की दिक्कत। तो एरोफोबिया होता है हवा से डर। क्या होता है, हवा से डर।
ये मैंने आपके ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये इसीलिए लिख रखे हैं, एक बार आप समझो और एक बार फिर से क्लास लेके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सको। और जब आप एक बार इस सभी सारा जितना मैंने लिखवाया हुआ आज कंटेंट, मैंने एनसीएफ और फोबिया से रिलेटेड जो बातें लिखवाई हैं, अगर आप उसको अपनी एक बार मेरे से समझोगे, एक बार नोटबुक में नोट डाउन करोगे, तो फिर आपको वैसे ही याद हो जाएगा। थर्ड टाइम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको क्लास में ही ये सारा समझा दूं। पायरोफोबिया, पायरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश की वोकैब में भी आता है, ये वोकैब आती है ना, वोकैब में भी आती है ये बातें, और साइकोलॉजी के रूट वर्ड्स भी है ये। पायरो का मतलब होता है डर, और फोबिया मतलब, पायरो का मतलब होता है आग, फोबिया का मतलब डर। इसका मतलब पायरोफोबिया, जिनको आग से डर होता, आग से डर लगता है, उनको हम बोल सकते हैं पायरोफोबिया। उनको क्या होता है? पायरोफोबिया। पायरो आग से डर, ये बहुत बार इंग्लिश के इसमें वोकैब में भी आता है। पायरो मतलब आग, फोबिया मतलब डर, इसका मतलब आग से डर होगा, उनको क्या होता है? पायरोफोबिया। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो का हमेशा ही मतलब मानव जाति से होता है। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जैसे मानव जाति से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति की स्टडी हो गई। ऐसे ही एंथ्रो मतलब मानव जाति, और फोबिया मतलब डर। जिनको मानव से डर लगता है, मानव जाति से डर लगता है, उनको क्या दिक्कत होती है? उनको होती है क्या? एंथ्रोफोबिया। निक्टोफोबिया, निक्टो मतलब नाइट से, ऐसे याद रखोगे। नाइट में क्या होता है? अंधेरा। ऐसे याद करने का है बस, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, सिर्फ याद कराने के लिए तरीका बता रही हूं मैं आपको। निक्टोफोबिया मतलब, निक्टो मतलब नाइट से रिलेट करो इसको, नाइट मतलब अंधेरा, नाइट में अंधेरा ही तो होता है ना, और फोबिया मतलब डर, अंधेरे से जो डर होता है उसको बोलते हैं हम निक्टोफोबिया। क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। फिर देखो एग्रोफोबिया, जिनको बहुत खुले ग्राउंड वगैरह से डर लगता है ना, जो लोग खुले मैदान में नहीं रह सकते। देखो भाई, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से, पर जिनको जो डर होते हैं उनके कुछ वर्ड्स होते हैं कि भाई इसको इस चीज से डर लगा तो इसका मतलब, इसका वर्ड क्या हुआ है ना, इसी से मतलब है एग्रोफोबिया। एग्रो मतलब खुले स्थानों से जिनको डर लगता है उनको होता है एग्रोफोबिया। क्या होता है? एग्रोफोबिया। देखो एक बार फिर से बच्चों, जूफोबिया होता है पशुओं से डर, एक्रोफोबिया होता है, एक्रो ऊंचाई, फोबिया मतलब डर, ऊंचाई से डर हो गया एक्रोफोबिया। लोगोफोबिया, लोगों का मतलब स्टडी होता है, लोगस वगैरह से, तो फोबिया मतलब डर, स्टडी से जब डर लगेगा, पढ़ाई से जो डर लगता है उसका रूट वर्ड है लोगोफोबिया। होमो मतलब सेम, फोबिया मतलब डर, जब सेम जेंडर से डर लगता है तो उसे हम क्या बोलोगे आप? समलैंगिकता। ओक्लोफोबिया, अभी बताया था मैंने, एक ट्रिक बताई थी। ओक्लो मतलब अकेला, और यहाँ पे भीड़ से रिलेट कर रहे हो आप, अकेला होगा या फिर भीड़ होगी, दो ही बातें हो सकती है ना। तो ओग्लोफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर। जीनोफोबिया, जीनो मतलब विदेश, फोबिया मतलब डर, विदेशियों से जब आप डर लगता है उसको बोलते हैं हम जीनोफोबिया। एरोफोबिया, एरो का मतलब ही लग रहा है, एरो मतलब एयर हवा, और फोबिया मतलब डर, एरोफोबिया हवा से डर। ठीक है। पायरो, पायरो का मतलब आग, और फोबिया मतलब डर। ये वाला रूट वर्ड बहुत बार आया है, ये वाला। पायरोफोबिया होता है आग से डर, एंथ्रो मतलब होता है मानव जाति, और फोबिया मतलब डर। मानव जाति से जब डर लगता है उसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या है? इसको है एंथ्रोफोबिया। निक्टोफोबिया, मैंने अभी बताया, निक्टो नाइट से रिलेट कर लो, नाइट में क्या होता है? अंधेरा, फोबिया मतलब डर, अंधेरे से जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। एग्रोफोबिया, एग्रो मतलब खुले स्थानों से जिन लोगों को डर लगता है उनको हम बोलते हैं क्या? एग्रोफोबिया। खुले स्थानों से जिनको डर लगा, एग्रोफोबिया। उम्मीद है मैंने 2 बार बोल दी है, एक बार इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन भी कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए, एक बार देख लो, फिर आगे मैं एनसीएफ कराऊंगी अब आपको। ऐसे ही आपके जो एचटेट का एग्जाम है, तब तक छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आऊंगी, जो लगभग इस टाइप के टॉपिक उठाऊंगी जिनमें लगभग क्वेश्चन आपका आना ही है। कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कोई, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये टॉपिक तो आना ही है, वो मैं सारे छोटी छोटी क्लास लेके आऊंगी और उनमें सारे जल्दी फटाफट कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन बस शर्त उनको एक बार अपनी, मैं एक बार समझाऊंगी, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, सारा आपको याद हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी। अब एनसीएफ में बच्चों को बहुत समस्या आ रही थी, इसीलिए मैंने पहले लिख लिया है जो बुकिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ताकि जो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा जल्दी समझ आता है, और नोटबुक में लिखोगे एक बार लिखते ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हो गया याद सारा फोबिया का टॉपिक। अब देखो, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या,
रूपरेखा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पाठ्यक्रम भी बोलते हैं इसको और या पाठ्यचर्या भी बोल देते हैं, रूपरेखा। देखो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्यों लेके आए थे? ये इसलिए लेके आए थे ताकि एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए हम कुछ सजेशन दे सकें। देखो कोई राज्य मानता है, कोई नहीं मानता। जैसे देखो हमारे 22 भाषाओं में से सिर्फ 22 भाषाएं हैं और इनमें से सिर्फ किन्होंने 17 राज्यों ने मान रखा है इनको, किसको? एनसीएफ को। किन्होंने मान रखा है? अब भाई सजेशन था बोर्ड का कि आप एनसीएफ को फॉलो करो, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी ने फॉलो किया, वो डिपेंड करता है। हमारे इतने स्टेट में से देखो कि कितने 28 में से कितने कितने राज्य हमारे 28 में से सिर्फ 17 राज्यों ने फॉलो किया है एनसीएफ को। और एनसीएफ जस्ट एक सजेशन देता है कि आपकी स्टडी आपके स्कूल में कैसी होनी चाहिए, जो बर्डन ना ले, बच्चों को इजी लगे, एंजॉय करते हुए पढ़े। मतलब जो स्टडी है, जो आप इतनी सारी बुक बच्चों के ऊपर थोप रहे हो, उनमें जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो कंटेंट ऐसा हो कि उसके डेली लाइफ में प्रैक्टिकली जो उन चीजों को समझ सके जो इसके अंदर कंटेंट है और डेली लाइफ में यूज कर सके। बस एक ही एनसीएफ का सजेशन था। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था? ये आया था 2005 में और इसमें से 22 भाषाओं में से इन 22 भाषाएं, इनमें से सिर्फ एनसीएफ को 17 राज्यों ने माना हुआ है। किसने माना हुआ है? 17 राज्यों ने माना हुआ है। ठीक है, इसमें सजेशन क्या दिए हुए हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगी। देखो एनसीएफ का जो सूत्र है ना या फॉर्मूला है, इसका मतलब ही है लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब पढ़ाई ऐसे कराओ जिसमें कोई बर्डन ना हो, बच्चा इजी तरीके से एंजॉय करता हुआ क्या करे? स्टडी को सीखे। मतलब उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई बर्डन ना हो, बोझ ना माने अपनी पढ़ाई को। आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जब स्कूल जाते हैं वो रो रहे होते हैं। वो बच्चे क्यों रो रहे होते हैं? वो डर होता है कहीं ना कहीं टीचर्स के डांट का, और जो आपने जो डेली बच्चों को होमवर्क करने के लिए दिया है वो याद ना हो, उस चीज का भी उनको डर होता है। कई बार हमारे घर में डेली लाइफ में हम देखते भी हैं, बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं वो रो रहे होते हैं। क्या कहते हैं उठ के? मम्मा मेरा स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ। वो बच्चा क्यों रो रहा है? उसका होमवर्क नहीं हुआ है ना, और उसको डर है कि कल आज मैं स्कूल में जाऊंगा तो मुझे टीचर डांटेगी या डांटेंगे, है ना। ये डर है ना। एनसीएफ ये सजेशन देता है कि स्टडी ऐसी हो कि बच्चे ने जो स्कूल में आपने जो पढ़ाया वो साथ के साथ सीख ले, उसे घर आने के बाद उसका बर्डन लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है हमारी स्टडी ऐसी है कि बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं और घर आने के बाद भी 1.5-2 घंटे ट्यूशन पे जा रहे हैं। तो आप खुद देखो बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होगी, उनका विकास कहाँ हो पा रहा है? दब रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर है। स्कूल गया वो हारा थका बच्चा आता है, फिर आते ही कहाँ जाना पड़ता है उसको? ट्यूशन। बच्चे का जो दिमाग है खुल के वो खेल पाए, कुछ और एंजॉय कर पाए, वो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो नीचे जा रहा है ना कि ऊपर जा रहा है। इसीलिए एनसीएफ लाया गया था ताकि सजेशन दे सके कि बच्चों की स्टडी कैसी हो। देखो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, तो एनसीएफ का सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब अधिगम कैसा हो? बिना बर्डन का हो, कोई भी बर्डन ना हो बच्चों पे। यह एक सुधारात्मक कदम है। मतलब यह कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं किया, कोई आर्टिकल नहीं बनाया इसके लिए। जस्ट ये सजेशन दे रहे हैं कि आप बच्चों की स्टडी में कैसे सुधार कर सकते हो। यह एक सुधारात्मक कदम है, यह कोई पॉलिसी नहीं है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, बस एक सजेशन दिया था, भाई कोई मानो या ना मानो। ठीक है, इसकी थीम जो थी रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध। देखो बहुत टाइम पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको पता भी होगा 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के, 1913 में, है ना। तो इसका मतलब ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर कितने टाइम पहले के हैं, उन्होंने भी उस टाइम पे ये सजेशन दिया था। इसकी थीम थी रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता। क्या हो गया? एक सेकंड बच्चों। देखो सुधारात्मक कदम है, यह कोई पॉलिसी नहीं है। इसकी थीम थी रविंद्रनाथ टैगोर की। आप आइडिया लगाओ कितने टाइम पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने तब सजेशन दिया था कि बच्चों की स्टडी कैसी होनी चाहिए। देखो आपको पता भी है कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर की एक यूनिवर्सिटी थी।
है ना। यूनिवर्सिटी थी, वहां पे किस टाइप से स्टडी करवाते थे, रविंद्रनाथ टैगोर से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर भी इनके फादर थे, वो कैसे पढ़ाते थे, एक पेड़ के नीचे बच्चों को लेते थे और बच्चों को वहां पे पढ़ाते थे। मतलब कोई उनके ऊपर टाइम की बाउंडेशन नहीं थी, कोई उनके ऊपर बुकिश बाउंडेशन नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों को दिखा के बच्चों को समझाते थे। उनका तब से मानना था। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। लगा लो आप 19 से रिलेटेड कितने, मतलब 1900 से लेके कब तक के होंगे, मान लो ये उससे पहले के 19वीं शताब्दी, मतलब 1800 के अराउंड लगभग होंगे, 1850 के अप्रोक्स होंगे इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर। तब उन्होंने इस टाइप से प्रैक्टिकली उनको पढ़ाते थे। तब उन्होंने सजेशन देना शुरू किया था कि बच्चों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, जो पढ़े हस्तशिल्प से, मतलब हाथों से वो कुछ करना सीख ले, प्रैक्टिकली कुछ करना सीख ले, मतलब डेली लाइफ में यूज आए, स्टडी ऐसी हो। कब मानना था उनके फादर जी का था, देवेंद्रनाथ टैगोर ऐसा पढ़ाते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक निबंध में ये बात लिखी थी कि बच्चों की स्टडी कैसी हो। इनकी इसकी थीम रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति की लाइनों, उदार आनंद, सृजनात्मक बचपन की कुंजी है। इनका ये मानना था, इन्होंने अपने एक निबंध में लिखा था, ये कहना चाह रहे थे बच्चे स्टडी करें, उनमें उनको आनंद आए, मजा आए और उनका माइंड क्रिएटिव बने, मतलब बहुत सारी चीजों को सीख सके एक टाइम में, उनका दिमाग कैसा हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है बच्चों, जब आप एक दिशा में ना सोच के बहुत सारी दिशा में सोच रहे होते हो ना, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में आपका माइंड जब काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी होना माइंड का। तो कहते थे कि स्टडी कब कैसी हो, बच्चे को क्या बनाए, क्रिएटिव बनाए। कब, देखो किस टाइम पे अपने को सजेशन दिया था हमें ये सजेशन, और उसके बाद हमें एनसीएफ 2005 में लाना पड़ा था ताकि स्टडी बच्चों के ऊपर बर्डन ना लगे बच्चों को। ठीक है, अब देखो एक सेकंड भाई, देखो एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। एनसीएफ कोई पॉलिसी नहीं है, एनसीएफ का सिर्फ ये मानना था कि अगर हम कुछ सजेशन देते हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों का सुधार हो जाए, कुछ बच्चे स्टडी अच्छे से कर सके, उनके ऊपर बर्डन ना माने। बच्चे जो आजकल आपने देखा भी होगा, बहुत सारे पेरेंट्स 11-12 में बच्चों को डॉक्टर्स, पीएमटी या अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए, आईआईटी वगैरह क्लियर करवाने के लिए भेज देते हैं, कोटा वगैरह पीएमटी के लिए भेज देते हैं और आईआईटी वगैरह के लिए। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, और कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पीएमटी क्वालिफाई करने के लिए या आईआईटी क्लियर करने के लिए इतने कैपेबल होते भी नहीं है। भाई देखो बच्चों, आप ये नहीं मान सकते कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। किसी का किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी फील्ड में, किसी का किसी फील्ड में। लेकिन कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है, पेरेंट्स की भी आदत होती है कि नहीं उनका बेटा पीएमटी क्लियर कर रहा है तो मेरा बेटा भी क्या बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा, पीएमटी ही क्लियर करेगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है, आप बच्चे से भी तो पूछो ना उसका इंटरेस्ट क्या है। तो क्या होता है, बच्चों का जब बर्डन इतना डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बहुत बच्चे आपने देखे होंगे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं, उनको पता होता है कि आप घर जाके जब आप कोटा पढ़ रहे हो, अगर आपका पीएमटी का, उनको पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो हर एक इंसान को पता होता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। जब वो कोटा में बैठे बच्चों को ये पता लग जाता है ना कि आप पीएमटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो वो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो प्रेशर डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन होने के बाद बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कि बच्चों के ऊपर स्टडी ऐसी बनाओ कि बर्डन ना हो, बच्चे सुसाइड ना करे, बच्चे फेल नाम की कोई चीज ना सुने, इसीलिए ये एनसीएफ आया था। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बर्डन डालते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स, कोशिश है आजकल जितने टाइम बाद भी मेरी क्लास सुने, बच्चों के ऊपर बर्डन डालना छोड़ दो। बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है बच्चे को वही एजुकेशन लेने दो। जरूरी नहीं है स्टडी ही सब कुछ होती है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। बहुत लोग देखे होंगे आपने, खेल में चले जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी है ना। क्या जरूरी है हर कोई एक टीचर ही बनेगा या हर कोई एक स्टडी करने के बाद ही कुछ बनेगा? नहीं। लेकिन पेरेंट्स के मन में एक इमेज बन चुकी है, अगर कोई बच्चा पढ़ा तो वो अच्छा लायक है, और जिसने नहीं पढ़ा कोई और फील्ड में चला गया वो नालायक है। जबकि ऐसा रियल में होता ही नहीं है ना। अपना अपना इंटरेस्ट होता है। देखो एनसीएफ ने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए थे कि स्टडी कैसी हो। अभी जो मैं बता रही थी वही बातें लिखी है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, आप स्टडी ऐसी दो कि जब वो बाहर निकले, अपनी सोसाइटी में निकले, तो वो जो स्टडी ली है उस सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखे, और सोसाइटी में बहुत सारी जो नॉलेज ली है उसको यूज करके अपना एक स्टैंड बना सके। तो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए। रटने की प्रणाली खत्म करना, हाँ रटने की प्रणाली नहीं होनी चाहिए।
आजकल देखे होंगे बच्चे पढ़ रहे होते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनको मतलब होता ही नहीं है 2 से 2 ऐड किए तो 4 बने और फिर 2 ऐड किए तो 6 बने। नहीं, उनको इन बातें मतलब ही नहीं होता। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि आपको क्रैम करना है और कल जाके मैम सुनेंगे। और आपने एक बात देखी होगी आपके ही घर में, जब एक बच्चा 2 4 जा 8 पे उलझ गया तो 2 5 जा बता नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि स्टडी ऐसी हो जिसमें रटने की प्रणाली खत्म हो, रटना ना पड़े, बच्चे को क्रैम ना करना पड़े। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब आपकी जो पुस्तक बनाई जा रही है सिर्फ उनमें से सिलेबस ना हो कि बस एक ये वाला ग्रामर का पोर्शन डालना है, एक ये वाला डालना है, एक ये वाला डालना है, इस तरीके से ना हो। जो भी आपकी पुस्तक बनाई जा रही है, जो बुक आपके लिए आपको पढ़ने के लिए छप रही है, उनमें कंटेंट ऐसा हो जो उसमें प्रैक्टिकली वो यूज, व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकली यूज करे और उसके डेली लाइफ में काम आए। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना मतलब सिर्फ उसमें क्या ना होना, सिर्फ सिलेबस ना हो। तभी तो लिखा है करिकुलम, करिकुलम नीचे पीछे लिखा था, नाम में ही देखो करिकुलम। करिकुलम का मतलब ये होता है जिसमें आपका खेलना कूदना, सारे मनोरंजन और प्लस में सिलेबस, इसमें सारी चीजें ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, वो होता है करिकुलम। और सिलेबस, हाँ करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस देखो, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है। सिलेबस जो आपकी बुक्स में दे दिया, आपने वो बुक्स पढ़ ली और वो आपने एग्जाम में लिख दिया कि आपका इतना इतना, आपने देखा भी होगा आपके एग्जाम्स होते हैं तब लिखा होता है ये वाला सिलेबस आएगा। जो जो सिलेबस उसमें लिख दिया वो सिलेबस आपने याद करके और आपने एग्जाम दे दिया, वो होता है सिलेबस, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चे को खिलाते भी हैं, उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवाते हैं और पढ़ाते भी हैं, मतलब जब ऑल ओवर डेवलपमेंट की साइड जो स्कूल जा रहे हैं ना, वो क्या करवा रहे हैं, वो करिकुलम करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल सिर्फ पढ़ाते हैं, उनके एग्जाम्स ले लेते हैं, कम मार्क्स आए अच्छे आए, बस कम आए तो डांट दिया, अच्छे आए तो शाबाशी मिल गई। ये जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो हरकतें टीचर्स की होती हैं, वो सिर्फ सिलेबस करवा रहे होते हैं, वो करिकुलम की साइड कोई ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये होता है करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को खत्म करना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना, कक्षा कक्ष लचीला होना चाहिए। कक्षा कक्ष लचीले का मतलब है आपका जो क्लासरूम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों के क्या बना दिए जाते हैं, रोल नंबर बना दिए जाते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में बच्चों को बैठना पड़ता है क्लास में, जबकि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को कभी कौन से बच्चे को आगे बैठाना चाहिए, कभी कौन से को। कई बार आपने देखा होगा पूरी क्लास में बच्चा जो लास्ट बेंच पे बैठा है ना, वो पूरे साल लास्ट बेंच पे ही वो बच्चा बैठ के चला जाता है। उसके अंदर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हीन भावना आ जाती है कि आगे वाले बच्चे सुना रहे होते हैं, टीचर सिर्फ उनको सुनता है, क्वेश्चन जो बोलते हैं उनके आंसर उनसे ही सुन के चले जाते हैं। पीछे वाला क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता। जबकि टीचर्स को क्या करना चाहिए कि कभी जो बेंचेस है वो उनके चेंज करने चाहिए, 15 दिन तक पीछे वाले को आगे बैठाना चाहिए और आगे वाले को पीछे बिठाना चाहिए। और जब बच्चों का इंटरेस्ट ना हो तो उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय बिंदु, आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए, एक बच्चे का विकास ऐसा होना चाहिए, एक बच्चे को इस तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए जो वो पढ़ाई कर रहा है वो हमारे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो महत्व है, जो हमारे नेशनल लेवल पे या हमारे देश के हित में काम आए, देश के फायदे के लिए। उसको पता भी ये होना चाहिए कि जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे देश में अगर कोई समस्या आए तो वहां पे हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। या राष्ट्रीय बिंदु, हमारे देश के बिंदु, जैसे कि हिंदी इंग्लिश, आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही सब कुछ है, इंग्लिश ही सब कुछ है। लेकिन हमारी मातृभाषा जबकि हिंदी है ना, तो बच्चों को हिंदी पढ़ाना ही प्रेफर नहीं करते। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय बिंदु को देखते हुए मतलब उनको हिंदी भी पढ़ानी चाहिए, खाली सिर्फ फोकस किस पे नहीं करना चाहिए, इंग्लिश पे नहीं करना चाहिए। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, देखो जब हमारी मातृभाषा हिंदी बनी थी उससे पहले जो वाल्मीकि वगैरह, जो महर्षि वगैरह होते थे, वाल्मीकि ने जो संस्कृत के लिए लिखा था ना, जो महर्षि वगैरह होते थे वो कौन सी भाषा यूज करते थे, वो यूज करते थे संस्कृत। तो हमारी संस्कृत से ही हिंदी बनी है ना, संस्कृत से हिंदी बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों को संस्कृत भी सिखाना चाहिए। तभी आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि वो राष्ट्रीय बिंदु की संस्कृत भी बच्चे को आनी चाहिए, हिंदी भी बच्चे को आनी चाहिए, इंग्लिश भी बच्चे को आनी चाहिए। देखो अगर आप सोचते हो कि आज बच्चे को इंग्लिश ना आए तो काम चल जाएगा, देखो बच्चों एनवायरमेंट के हिसाब से तो चलना पड़ता है। अब उनके लिए इंग्लिश है जरूरी, मानते हैं, लेकिन आप अपनी मातृभाषा और संस्कृत को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बनी है और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड ये है।
ठीक है। आप देखो हम लिखते हैं मातृभाषा और इंग्लिश में लिखते हैं मदर लैंग्वेज, कहीं ना कहीं इंग्लिश हिंदी भी रिलेट करते हैं मातृ और मदर, है ना, ब्रदर और भ्रातृ। तो इसी टाइप से तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है, जो ये भाषाएं हैं, इनका भी कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्शन है। देखो हो गए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। फिर देखो, अब देखो बच्चों नेक्स्ट, देखो अब उम्मीद कर रही हूं मैं बहुत सारा ब्रीफ में बता रही हूं, अब आपको एनसीएफ का टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको जब एग्जाम में आ जाए ना, आपको जो बच्चे के हित में हो और ऑल ओवर डेवलपमेंट जहां भी बात आ जाए ना, आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना, आपको उसी ऑप्शन पे टिक करना है, ये याद रखनी है आपको बातें। सजेशन एनसीएफ ने क्या सुझाव दिए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया इसके लिए। हाँ, एक और बात याद रखना, शिक्षा जो हमारा है ना, ये संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 में लिखा गया क्या, कि शिक्षा हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है। ये भी देखा हम पढ़ते थे कि क्या 1 से लेके 8 तक क्या होती है, 8 तक क्या होती है, एजुकेशन फ्री, और किसी भी बच्चे को क्या है आप फेल नहीं कर सकते। वो इसीलिए था कि शिक्षा हमारा क्या एक संवैधानिक अधिकार है, हम पढ़ सकते हैं, हमारा क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखो अब सजेशन ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के सजेशन क्या है, मतलब कि बच्चे की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। एनसीएफ ने सजेशन दिया है स्वयं सीखने पर जोर। क्या कहना चाह रहा है एनसीएफ, ये सजेशन दे रहा है हमें, ये कह रहा है कि आप इस तरीके से बातों को मानो कि बच्चा स्वयं सीखे, उसके ऊपर बर्डन मत डालो। जब बहुत बार जब टीचर्स देखते हैं कि बहुत सारा जब सिलेबस करा दिया तो सारा सिलेबस के 3-4 पेजेस, बच्चा जबकि कैपेबल नहीं होता उसको 3-4 पेजेस पकड़ा देते हैं कि आपको ये सारे याद करके आने हैं, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्वयं सीखने पर जोर डालो, उसके ऊपर कोई भी बर्डन ना डालो, ये कोशिश करो कि बच्चा खुद सीखे, आपको प्रेशर ना देना पड़े। ठीक है, खेल का महत्व, बच्चे को सिर्फ स्टडी मत सिखाओ, उसको खेलना भी सिखाओ कि खेल के भी इंपॉर्टेंस है। खेल से आपकी फिजिकल क्या होती है, ग्रोथ होती है, और जब आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी हो रही होती है ना, आपकी किसी भी टाइप की कोई रुकावट नहीं होती, तो आपकी मेंटल ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी फिजिकल होती है ना। तो खेल का महत्व भी पता लगता है, इससे क्या होता है आपकी फिजिकली ग्रोथ अच्छी होती है, फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होती है। शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या है सिर्फ एक रूम तक लिमिटेड रखे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जब आपके घर में बहुत सारे लोग आ जाए या जब बहुत सोसाइटी में आप बैठे हो तो आप उन लोगों के अंदर कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे एडजस्टमेंट करना सीखते हो। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो हमारी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। बच्चों पर बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चों पे ऐसे नहीं कि आपने एक टॉपिक आज करवाया और कल ही इसका टेस्ट होगा, जरूरी थोड़े है सभी बच्चों को याद हो जाए। तो इस टाइप से बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहिए, बच्चों को एंजॉय के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, और वो इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे खुद भी इंजॉय करें पढ़ने में। स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स आपको एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए ये बातें बताएगी। SLSRW मतलब लिसनिंग होनी चाहिए, सबसे पहले उसको सुनना आना चाहिए, फिर वो बोलना जाने, फिर वो पढ़ना जाने, और फिर लिखना जाने। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले क्या ये स्किल्स याद रखनी है, स्किल्स भी आते हैं कई बार सीक्वेंस टेढ़ी मेढ़ी दे देता है, आपको याद रखना है। LSRW मतलब लिसनिंग, और फिर क्या है स्पीकिंग, फिर क्या है रीडिंग, फिर क्या है राइटिंग। सबसे पहले तो डेली क्या आप डेली लाइफ में देखते भी हो, जब कोई इंसान बोल रहा हो ना, सबसे पहले एक बच्चे को या एक इंसान को सबसे पहले अगला क्या बोल रहा है वो सुनना आना चाहिए। ठीक है, फिर वो अगले ने क्या बोला फिर आपको बोलना है। तो इसीलिए कहा गया सबसे पहले लिसनिंग आनी चाहिए, फिर स्पीकिंग आनी चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। जब पढ़ना सीख ले तो उसको क्या करना, लिखाना सिखाना है। इसीलिए कहा गया स्किल कैसी होनी चाहिए, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हस्तशिल्प शिक्षा, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे क्या करें, अपने हाथों से बहुत सारा सीखें। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी हस्तशिल्प शिक्षा पे क्या दिया था, जोर दिया था। मतलब
देखो चरखा काटने से क्या होगा, हैंडमेड कुछ भी बना दिया है ना, जितनी हैंडमेड चीजें हैं फिर आप उनसे क्या करोगे, सीखोगे। कल को ना आप, जरूरी नहीं है सबके लिए जॉब पढ़ने के बाद, अगर आप कुछ नहीं की कर पाए तो आपके पास हस्तशिल्प शिक्षा आपने ली हुई है। शिक्षा का मतलब आपने हाथों से, अपने हाथों में कुछ ऐसा आपने कंटेंट देखा, नॉलेज देखी, आपने अपने हाथों से कर करके जो नॉलेज ली है ना, उससे आप कल को ना कोई अपना काम कर सको, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सको। इसीलिए कहते हैं हस्तशिल्प शिक्षा होनी चाहिए। अध्यापक बच्चों के साथ मिलनसार होना चाहिए। टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए खड़ूसा कि पढ़ो सारे चुपचाप, उनको वो पढ़ना चाह रहे नहीं पढ़ना चाह रहे इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। टीचर भी ऐसा होना चाहिए कि मिलनसार हो सके, आपस में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच अच्छी से बॉन्डिंग हो सके, ताकि बॉन्डिंग होगी तो एक टीचर और एक बच्चा अच्छे से इंटरेक्शन कर सकता है। देखो टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना, इसीलिए कहा गया है टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चा बहुभाषिक होना चाहिए, थोड़ी देर पहले भी बताया था, बच्चे को हिंदी भी आनी चाहिए, बच्चे को संस्कृत भी आनी चाहिए, बच्चे को इंग्लिश भी, मल्टी लैंग्वेज का अगर उसको नॉलेज हो गया तो वो क्या हो गया, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गया, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, शिक्षा को जीवन से जोड़ना, शिक्षा ऐसी दो कि कल को ना वो अपनी जीवन यापन कर सके, उसको समस्या ना आए, सिर्फ रटना नहीं, सिर्फ 10th में 98% लेने हैं, 12th में 100% लेने हैं, सिर्फ इस ऐसी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो उसने पढ़ा है, जो उसने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के आधार पे वो अपनी जीवन लाइफ टाइम अपनी क्या है, रोजी रोटी का काम चला सके, एक अच्छा सा जिंदगी जी सके। शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, है ना। तार्किक चिंतन होनी चाहिए बच्चों को, शिक्षा ऐसी दो, एजुकेशन ऐसी दो, उसकी थिंकिंग लॉजिकल बने, क्या क्यों कैसे का क्वेश्चन करना आना चाहिए उस बच्चे को। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तार्किक चिंतन मतलब लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि ये ठीक है या नहीं है, ये कैसे हुआ, ये जो क्वेश्चनिंग होती है ना, जब वो तब बच्चा तभी कर पाता है जब उसके पास क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो बच्चों ये था अपना एनसीएफ और एक फोबिया का टॉपिक। उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा। देखो जो मैंने समझाया, एक बार तो क्लास ले रहे हो तब कोशिश करना इसको ध्यान से सुनना, सिर्फ लिखना नहीं है। फिर आप जो मैंने जितने जो बुकिश लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में लिखा है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। एनसीएफ में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने जितना एनसीएफ से रिलेटेड आ सकता था, जितना फोबिया के टॉपिक से आ सकते थे, वो सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। और बच्चों हाँ, मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। और अभी थोड़ी देर में एक और क्लास लेके आऊंगी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, उसको भी ऐसे ही छोटी सी क्लास लेंगे और आपके स्टेट के एग्जाम में दिक्कत ना आए, छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊंगी। अब थोड़ी सी स्पीड, एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।